सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। इस समय देवरिया के तहसील बरहज में हैं, जहां पे पुराने समय से आयात निर्यात यहाँ सबसे बड़े पैमाने पे होता था। जो पुराना मार्केट यहाँ पे स्थित था, जो आज भी बरहज बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ नदियों के माध्यम से या आयात और निर्यात किए जाते थे, जो देवरिया अदर जगहों पे सामग्री पहुंचाए जाते थे। आज मैं उस तहसील में अधिवक्ताओं बड़े भाइयों के बीच में है, जहां राजनीति की गलियारों में सड़कों के रास्ते चलकर गांव-गांव में पहुंचने वाले वो विकास की योजनाओं को और गांव की समस्याओं पे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। आइए ले चलते हैं। मैं इस तहसील में मौजूद हमारे अधिवक्ता बड़े भाइयों से चर्चाएं शुरू होंगी कि किस तरह यहाँ के विकास इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। चूँकि 2018 बीत चुका है और 2019 का आगाज आज दूसरा दिन है, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह विकास होगा और आगे किस तरह होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। यहाँ 2018 बीत गए, 19 आ गए और इस समय जो विकास चल रहा है समाज के बीच में, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का विकास चाहिए आप? विकास तो धरती पर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है जी। विकास सिर्फ हवा में है जी। आगे आप जो सांसदीय चुनाव आने वाले हैं, आपको किस तरह के सांसद चाहिए और क्या उसमें आप चाहते हैं बदलाव? 2019 के चुनाव में सांसद चरित्रवान होना चाहिए, जनता के हित में काम करने वाला चाहिए। बस मैं अभी बात करता हूं यहाँ के वरिष्ठ, यानी सभी भाइयों में बुजुर्ग और वरिष्ठ माने जाने वाले अधिवक्ता, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या है इनकी सोच और आगे किस तरह का विकास और कैसे सांसद को लाना चाहेंगे देवरिया जनपद के इस क्षेत्र में। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसदीय क्षेत्र का नेता वैसा होना चाहिए जो देश की राजनीति पर अपना विश्वास रखता हो, धर्म जाति की राजनीति में करता हो, मानव हित की बात करता हो, मानव कल्याण की बात करता हो, गरीबों की बात करता हो, किसानों की बात करता हो, केवल हवा में बात न करता हो। की बात सुनिए, नेता सड़क पर बात करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते। अभी आपने सुना है कि नेता सड़क पे बात करते हैं, जनता की बीच की बात नहीं करते। आइए आगे बात करते हैं क्या विकास है और ये विकास क्या चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश यादव जी। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। जी। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जी। राजनीति तो आज ऐसी हो गई है, चाहे वो कोई पार्टी हो, सभी लोग जानते हैं कि आज के राजनीतिक दौर में जातिक समीकरण, धार्मिक समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण, तरह तरह के समीकरण मिला करके अपने लोगों को टिकट दिया जाता है। क्या इस समय की आपकी बात रोक के मैं कहूँगा, इस समय जो विकास, जो सांसद क्षेत्र आपका है, इसमें क्या विकास हुआ है और किस तरह का विकास चाहिए? देखिए, विकास के अपने एक ढर्रे हैं। 5 साल में कोई भी सरकार हो, ऐसा कुछ जादूगरी नहीं कर सकती है जी। किसी भी सरकार को। जी। आप आज़ादी के समय से लेकर के आज तक देख लीजिए, जी। देश का विकास क्रमशः होता रहा है, ठीक ना। मैं आपको विकास पर तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, ठीक ना। लेकिन मैं आपको राम जन्मभूमि पर एक बात बता दूं। राम मंदिर को बताना चाहता हूँ कि देखिए, राम जन्मभूमि जो है यह कोई हिंदू और मुस्लिम का मसला नहीं है जी। एक हिंदू संस्कृति का एक महापुरुष, एक राष्ट्र का प्रतीक राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्य है देश का कि उसको धर्मों में बांटा जा रहा है जी। जो जिस देश की संस्कृति न रहे, जिस देश का महापुरुष न रहे, वो देश क्या बचेगा, उसके युवा क्या बचेंगे। अरे उस पर तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल का जो उदाहरण सामने है जी। आप ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर तो एक मत से जो है आप न्यायालय की बात, वो तो न्यायालय में आ गई है तो उसका सम्मान किया जाता है। क्या जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर के मुद्दे उठते हैं, जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो राम मंदिर पे बात नहीं होती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये आपकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जो माननीय प्रधान मोदी जी का जो वक्तव्य कल का है वो स्वागत योग्य है। अब तो कम से कम वो नहीं रहे हैं जी। अब तो राजनीति से हट गए हैं और सबको छोड़ देना चाहिए। अगर यह वैचारिक रूप से एकमत होकर के हम उसको बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय की प्रतीक्षा हम करेंगे। बस इतना ही। अभी आप सुने हैं कि कहा, इन्होंने बताया
कि जब राम मंदिर को लेकर जिस तरह से अफवाहें फैली जा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब न्यायालय का आदेश आएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। आइए बात करते हैं एक अलग दिशा से, अलग मुद्दे पे कि क्या है और किस तरह होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या बताएंगे? ये जो अभी चर्चाएं चल रही हैं तमाम बातों को लेके, अभी कुछ समय पहले कई जगहों के नाम बदले गए, कई जगहों के नाम हटा के दूसरे नाम चयनित किए गए, इस पे आप क्या कहेंगे? नाम तो बदले गए, ठीक ही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज के नाम से पहले भी वो जाना जाता था जी, कोई नई बात नहीं है। अभी ये है कि उसको इलाहाबाद को प्रयागराज, संगम आदि नामों से जाना जाता रहा है। आज भी वो संगम के नाम से जाना जा रहा है और प्रयागराज तो उसको मान्यता दे दी गई, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे वहाँ जो राजनीति चल रही है, हमारे इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जो राजनीति चल रही है वो ठीक चल रही है, कोई बात नहीं है। विकास का कार्य हो रहा है, जैसे होता रहा है वैसे ही हो रहा है और वैसे होगा भी। इसलिए कोई भी प्रतिनिधि आएगा तो कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आएगा कि वो इतना विकास कर दे कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विकास हमसे होता है, प्रतिनिधि से नहीं। अभी आप सुने हैं विकास 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 हर बार होती है, हर बार चुनाव आता है, चुनाव में राजनीति होती है और विकास के हर तरह के मौके और राजनीति किया जाता है। लेकिन चुनाव के बाद सरकार जो भी बनती है, लेकिन विकास का काम वैसे के वैसे अधूरा रह जाता है या पूरा होता है, ये एक सवाल बन के खड़ा रह जाता है। बात करेंगे आगे। यहाँ वरिष्ठ से बड़े एक विद्वान मौजूद हैं, वो अपनी राय जरूर देंगे कि वाकई में विकास की बातों को लेके जो सड़क पे समय आने पे सभी राजनीति करने के लिए उतरते हैं, आखिर उस राजनीति का फायदा आम इंसानों तक कैसे पहुंचेगा और क्या मुद्दा होना चाहिए? जी बताएं। गिरीश चंद्र वर्मा। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और वो विकास भी होता रहेगा, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है। जो इस समय आप माने 2018 चला गया, 2019 आ गया, जिस तरह के विकास की बातें हर बार चुनाव में होती है, नया सरकार अब आने वाली है, ये सरकार अब उतरने वाली है, तो आगे आप किस तरह का सांसद चाहेंगे? और नज़दीक में गोरखपुर में एम्स बनने जा रहा है, ये भी विकास का द्योतक है। देवरिया जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, ये भी एक विकास में चलने वाली प्रक्रिया का एक रूप है। अब धीरे धीरे विकास तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे होता रहेगा विकास। और जो हम लोग की गैस फ्री में मिला गरीबों को, बिजली फ्री में मिली गरीबों को, अब विकास तो हो ही रहा है। माना ही जाएगा कि हर गरीबों तक सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है और काम करने का प्रयास। 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए हर लगभग गरीब व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, तो विकास तो चल ही रहा है। विकास का मुद्दा तो रहता है, लेकिन विकास जो ही सरकार हटती है तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन विकास वैसे के वैसे अधूरे ही रह जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, विकास तो चल ही रहा है, विकास हो रहा है, इसमें इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे गवर्नमेंट को। आप क्या राय देंगे इस पे? जी, मेरा नाम विपिन कुमार तिवारी है, मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि विकास जो सतत प्रक्रिया है, आज़ाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय विकास में सिर्फ एक ही परिभाषा था कि रोटी कपड़ा और मकान, जो उसमें सबकी आवश्यकताएं थी, उसको पूरा किया जाएगा जी। और सतत रूप से चलते चलते आज रोटी कपड़ा और मकान लगभग सबको मुहैया है। और विकास की जो बात होती है, सरकार कोई भी रहे, वो विकास अनवरत रूप से चलेगा। मगर विकास के जो मायने हैं, क्या विकास हमको भरपेट भोजन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, ये विकास है? या फिर जो आज चांद पे बस्तियां बनाने की बात होती है, अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ये विकास है? ये तो आम जनता को सोचना है। लेकिन जो मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता को आज भी अपने रोटी कपड़ा और मकान से ही सरोकार है, जिसपे जो सरकार की नीतियां हैं, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इस पे कोई अंकुश नहीं रहा जी। और वर्तमान राजनीति में ये जो मुद्दे हैं, विकास एक मुद्दा मात्र है। और अगर विकास का चरम भी प्राप्त कर ले
तो भी विकास मुद्दे के रूप में हमेशा इस राजनीति में रहेगा। लेकिन मैं दुख सिर्फ इस बात को करता हूँ कि विकास, अच्छी सुविधाएं हों, यातायात के नए साधन बने, अंतरिक्ष में हमारे मतलब जो है दूरगामी परिणाम हिंदुस्तान अगर दे, उसके लिए प्रतिभाओं की आवश्यकता है। लेकिन ये प्रतिभाएं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, उसी संविधान में जहां समता और समानता की भावना हमारे लिखित रूप से है, मूल अधिकार के रूप में है, वहाँ भी मुझे एक चीज़ राजनीति में समझ में नहीं आई कि क्या गरीबी भी जाति देख कर आती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कि जातिगत आधार पे और जो सरकार अपने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं, ये बहुत ही गलत है, जिसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही घातक होने वाला है। कोई भी सरकार आवे जावे, मंदिर भी मुद्दा है। अगर मंदिर आज बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा मुद्दा छीन जाएगा। तो मंदिर तो बनेगा नहीं, किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं कि मंदिर बनावे। मंदिर एक बहाना रह गया। मंदिर मात्र एक बहाना है और कुछ नहीं है। SC ST मात्र एक बहाना है और कुछ नहीं है, बस खुश करने के लिए, ताकि आम जनता अपने मुलझे रहे और राजनीति के लोग जो है वो मलाई खाते रहे। अच्छा ये बताइए, आप इसके बाद जो सरकार अब मानिए इसके बाद जो बनेगी, उसमें आप कैसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? मैं ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहूँगा जो हमारे संविधान में उल्लिखित जो भी जनता के मौलिक अधिकार हैं उनका अक्षरशः पालन करावे, समता और समानता की भावना वो खुद पैदा करे कि आम जनता में समता और समानता की भावना आए, और ये जाति और धर्म के नाम पे जो इस अनेकता में एकता जो हमारी संस्कृति की विशेषता रही है उसको एक करने का प्रयास करे, उन्हें जोड़ने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयास न करे। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अभी आप सुने हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो तमाम लगातार, ये जब तक राजनीति रहेगी तो मुद्दे तो विकास के आते और जाते रहेंगे। हम बात करेंगे, अब ले चलते हैं यहाँ के जो नाम बदले गए हैं, संगम, कुंभ, तमाम तरह की नामें हमारे उस स्थान के रखे गए हैं। मैं उससे चर्चा करना चाहूँगा। इधर से मैं प्रयास करता हूँ भाई साहब से। जी क्या नाम है आपका? जी, इस समय जो कुंभ चलो का अभियान चल रहा है, सरकार की जो योजना चल रही है, क्या ये क्या साबित होता है इससे, और किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे समाज के बीच में? कुंभ तो हमेशा से लगता था, सदियों से लगता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार और प्रसार का नज़रिया है, जिसे प्रचार हो कि भाजपा अपनी प्रचार कर रही है, इसके कथनी और करने में बहुत दूर दूर तक अंतर है। जी, किस तरह का आप अपना विचार क्या देना चाहेंगे? ये विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के सांसद का विकास निधि वापस चला जाता है 5 वर्ष के बाद, पेपर में मिलता है कि बजट मेरा वापस चला गया और विकास नहीं हो पाया। इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में हमने कहीं भी उनका शिलापट पर नाम नहीं लिखा देखा गया है जहाँ वो सड़क का शिलान्यास किए हो। तो आप कैसे सांसद चाहेंगे इसके बाद? हम ये सांसद चाहेंगे कि वो क्षेत्र में घूमे और जनता से मिले, उनके दुख और दर्द को सुने, हमको वो सांसद चाहिए। अभी आपने विकास की बात सुन के इनसे पता चला कि विकास के किस तरह यहाँ पे केवल नाम बिके जा रहे हैं, काम नहीं बिके जा रहे हैं। आइए बात करते हैं भाई साहब इनसे, इनका क्या सोच है और ये अपने क्षेत्र में किस तरह के सांसद को लाना चाहते हैं और क्या विकास चाहिए। नागेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। जहाँ तक विकास का सवाल है, आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेजोड़ कार्य किए जी। पहली ऐसी सरकार 4.5 वर्षों में देश के अंदर कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई जी। और पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। वो फोर्स तोप कांड के बाद भारत में एक पिस्तौल नहीं खरीदी गई जी। आज ये पहली सरकार है जिसने नाइट विजन कैमरा, जिसने डिजिटल दीवारें जो यहाँ पे पाकिस्तान सीमा पे, और जिसने विश्व का एक तरह से सबसे बड़ा पुल अभी जो ब्रह्मपुत्र पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, जो सीधे चाइना बॉर्डर पर आपको लेके जा रहा है। बॉर्डर क्षेत्रों में हमारा काम ज़बरदस्त ढंग से हो रहा है। सियाचिन में हमारे जो सैनिक हैं उनको पहली बार बर्फ़ पर चलने वाला स्कूटर, पहली बार जो है उस तापमान को सहने वाला जूता, इस तरह का उपलब्ध कराया गया है। तो आरक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। आंतरिक सुरक्षा पर मैंने आपको कहा। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज़ादी से लेकर आज तक
मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं। हमारे आज 9 एम्स हैं, जिसमें रायबरेली से लेकर के और गोरखपुर में एम्स हो रहा है। अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कल्पना थी कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना, जो देश के विभिन्न कोनों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाए। आज आप देख रहे हैं, खोल रहे हैं 6 लेन राम जानकी मार्ग, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है। इस पर जो है भारी धनराशि घोषित कर दी गई है। और कपरवार में उग्रसेन पुल पर सेतु पर एक और पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में भी किया है। और जो किताबों की गुणवत्ता थी, जो जूते मोजे की गुणवत्ता थी, जो मिड डे मील वाला जो सबसे बड़ा आज के पूरे देश के अंदर चल रहा है, मिड डे मील में भी 1 नंबर का खाना, और सारे अधिकारी जो है जा करके इसको देख रहे हैं और चख रहे हैं। कुल मिलाकर के राम मंदिर के मुद्दे पर जहां तक प्रधानमंत्री के परसों के वक्तव्य का सवाल है, टिप्पणी का, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आप जैसे खोजी पत्रकार, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे तहसील में आप आए और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लेकर के आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप जैसे पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से मन की बात के कार्यक्रम में सीबीआई पर सवाल उठाया, उन्होंने एसआईटी पर सवाल उठाया, कई आयोगों पर सवाल उठाए। उसी में एक सवाल उन्होंने राम मंदिर के भी मुद्दे पर उठाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई भी दबाव नहीं रखता हूँ, अन्य कोई सवाल है। और उसी संवैधानिक संस्था के तहत हमारी न्यायिक प्रक्रिया आती है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर के मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है, जो जैसे अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा और उसका निर्णय आएगा। ये उनका कहना था। जो आरोप लगाए जा रहे थे कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं। क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र सिंह, मैंने बताया। अभी अधिवक्ता नागेंद्र सिंह से बात हुई, उन्होंने जो अपने विचार रखे, जो भावनाएं आपने अपने विचारों का दिया, उससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि जो इस समय की सरकार है, जिस तरह के मुद्दे हैं, उससे विकास के तमाम योजनाएं धरातल पे उतरी हैं और लोगों के बीच में गई हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये पहली सरकार जिसने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, सभी के घरों में शौचालय की व्यवस्था करवाई है। महात्मा गांधी का सपना था कि जब सड़क पर लाइट पड़े तो महिलाओं को शौच के समय उठना न पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा, ये पूरे वर्ल्ड लेवल का एक कार्यक्रम है। ODF गांव मुक्त कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है। जो हमारे घर की महिलाएं, जो गरीब की महिलाएं, फेफड़े उनके खराब हो जाया करते थे, गीली लकड़ियों से वो भोजन बनाती थी, आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है, उनको बिजली दी गई। LED बल्ब, आज LED बल्ब की स्थिति ये है कि पूरे दुनिया में, ये चाइना ने मान लिया कि भारत ने जो LED बल्ब लोगों को उपलब्ध कराया, जो साल भर में एक बार फ्यूज भी नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। कुल मिलाकर के कुंभ जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। इसके पहले 1700 एकड़ में रहता था, 3200 कुछ एकड़ में हो गया। 1,60,000 शौचालय बनाए गए हैं और तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा गई हैं। सबका साथ सबका विकास। सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में जीने वाले अंतिम पायदान वाले व्यक्ति के लिए सरकार की संकल्प है। इसके लिए कितने भी बड़े व्यक्तियों के ऊपर हाथ डालना पड़े, सरकार डालने के लिए तैयार है, लेकिन गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। अभी मैं इस पे बात करूंगा कि यहाँ के जो और अधिवक्ता हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इनका क्या मुद्दा है और ये क्या चाहते हैं। जिस तरह से तमाम तरह की योजनाओं को कहा गया कि उत्तर प्रदेश जगह जगह जिलों को ODF बना दिया गया, उस पर मैं चर्चा करूँगा, उनसे चर्चा करूँगा। अरे भाई जी बताएं। पूछ रहे हैं ना, देखिए। अरे पहले आप बताइए। बोलिए। कट करिए। देखिए, अभी बहुत बातें आई हैं। मेरा नाम चंद्रगुप्त यादव है, यही वकालत करते हैं। योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन धरातल पर जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, वह कार्य देखने के बाद ये लगता है कि कार्य कराने वाले की या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उस पर देख रेख नहीं है। उस कार्य को छोड़ दिया जा रहा है। अभी भाई साहब ने कहा शौचालय निर्माण, आप गांव में जाइए, किसी भी गांव में जो ODF दे दिया है और शौचालय का जो निर्माण हो रहा है उसको आप देख लीजिए। अगर वह शौचालय प्रयोग में आ गया तो हर घर में बीमारी हो जाएगी।
यह निश्चित रूप से उस शौचालय को आपको देखना चाहिए। आप जिससे पत्रकार जी से आ गए, आपको पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आप तहसील पर आए और विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से मिले। आप यहाँ जो परिवार से जो लोग आते हैं केस मुकदमा देखने, वो भी चालाक लोग हैं। जो योजना आप बता रहे हैं जी, सरकार की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये योजना किस तरह आप बता रहे हैं कि वो विफल नजर आ रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये विफल योजना इसलिए हो गई है कि हर गांव में अगर जाइए, किसी भी गांव में, हम अपने गांव की ही बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं, मैं भलूनी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अगर किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस योजना से किसी अभ्यर्थी को बहुत लाभ होने वाला नहीं है, उसको बीमारी के सिवा कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी योजनाएं आ रही हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इन लोगों को भी ये जिम्मेदारी है, देखना चाहिए। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को भी घूमना चाहिए, देखना चाहिए। बीडीओ हैं, इन लोगों को देखना चाहिए जाकर के मौके पर कि कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, धन कम आ रहा है, यही बात आ रही है सामने, तो कम धन आ रहा है तो इस बात को आप बताइए कि कम धन आ रहा है तो जो 10 बन रहा है उसमें 5 ही बने, लेकिन अच्छे तरीके से बने, वो कार्य रूप में आवे। दूसरी योजना अभी गैस फ्री में दिया गया जी, अभी अभ्यर्थियों से जाइए आप बात कीजिए, फ्री में दे दिया गया, लेकिन उनका जो सब्सिडी है वो नहीं जा रहा है, वो सब्सिडी का पैसा काट लिया जा रहा है जी। तो फ्री में हम कहाँ माने, वो तो वसूला जा रहा है। तो विफल योजना इस तरह की है और बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो सड़कों की बात है जी, सड़क मानते हैं मैं कि हमारे अटल जी की सपना को साकार करने के लिए जो भी सरकारें आई वो पूरा कर रही हैं, और निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि उनके दिमाग में बात आई कि 4 लेन 6 लेन बनना चाहिए, और उस पर हमारा कार्य चल रहा है। कार्य चलने के बाद जी, आज के परिप्रेक्ष्य में आज किसी भी भरी गाड़ी को, जो भरी गाड़ी है उसको ब्रेक लगा दिया जाए तो वहीं से रोड उखड़ जाएगा। मतलब उसका जो क्वालिटी जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा है, गुणवत्ता में कमी आ रही है। ये सब देखने के लिए सरकार हम बनाए हैं और सरकार को देखना चाहिए। शिक्षा जगत में आइए, शिक्षा जगत में अभी आप देखे हैं कि कहीं भोजन बनाने का जो सामग्री आ रहा है उसमें कीड़ा मिला, कहीं कुछ लड़के खाकर बेहोश हो गए, दवा कराया गया। अभी आ जाइए स्वास्थ्य में, अभी मंडल पर ही हमारे मेडिकल कॉलेज में आप देखे होंगे हादसा जो हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये सब छोटी छोटी बातियां हैं, इसको भी, इस बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी अगर मेरा साफ सुथरा कार्य करना है, देखना है, तो ये सब बातें आना चाहिए। और दूसरी चीज़, अब आ जाइए सरकार की उपलब्धियों पर। राम मंदिर का एजेंडा तो पिछले चुनाव में ही था, रहा है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के सामने कहा गया, रुपया खाते में आने की बात कहा गया। ये सारा चीज़ 4.5 साल बीत गया। 4.5 साल में किसी भी व्यक्ति के घर, जो कमज़ोर गरीब मानते हैं हम, जातिगत व्यवस्था को हटा करके आर्थिक व्यवस्था पर आना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था लागू होना चाहिए। और उस पर जात के जो मुद्दे लेके आरक्षण जो जिस तरह से हो रही है, इस पे आपका कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि उसको आर्थिक पर करना चाहिए। जातिगत पर जो हमारे जैसे, देखिए अगर परिवार में एक व्यक्ति IAS हो गया और जाति का वो अनुसूचित है या बैकवर्ड है, तो उसके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो आरक्षण किसी दूसरे भाई को मिलना चाहिए। तो यह जातिगत आरक्षण जो है, ये उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और अगर कहीं से जातिगत कोटे की जो बात आ रही है, अभी आरक्षण पर आ जाइए, अभी मेडिकल से बैठते ही मेडिकल से आरक्षण समाप्त कर दिया गया। छोटे रूप में दिखाया गया था आप लोगों के द्वारा, उसको बहुत बड़ा करके नहीं दिखाया गया था, बहुत छोटे अंश में दिखाया गया था कि मेडिकल में जो बच्चे जा रहे हैं उनका आरक्षण, आज के 3 साल पहले की बात मैं आपका ध्यान आपके क्षेत्र में केंद्रित करना चाहूँगा कि जैसे आपका जो सांसदीय क्षेत्र है उसमें किस तरह का विकास हुआ है और उसमें कैसे सांसद अब इसके बाद चाहिए? जी, अभी हम सांसद जी की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे ये सांसद जी दूसरे बार चुने गए हैं जी। इसके पहले भी 5 साल रहे हैं, ये भी 4.5 साल बीत गया। 5 साल में जब सदन में बात आई
पहले 5 साल 4.5 साल पूर्व तो 3-4 नाम ऐसे आए कि जिनका बजट रह गया था, विकास नहीं हुए जी, और बजट भी नहीं खर्च कर पाए, बजट अपना नहीं खर्च कर पाए थे। आज के डेट में आप पूरे केवल बरहज विधानसभा में आप आए हैं, देख लीजिए कि यहाँ जो भी सड़कें बनी हैं उनका मरम्मत कार्य बाकी है, उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। हमारे सांसद जी अगर आते गांव में जाते तो देखते कि इस रोड को बनवाना है, तो उस पर मरम्मत का कार्य लगता, नई सड़कों का जाल बिछता, जो बजट है वो खर्च होता जी। अब वो गाड़ी से आए, गाड़ी से निकल गए। इस क्षेत्र में किस तरह के विकास आपको इस तरह जरूरी है? यहाँ विकास ये जरूरी है कि यहाँ शिक्षा जगत में सर्वप्रथम इस पूरे विधानसभा में कहीं भी कोई भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। पूरे विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ की कमियाँ हैं। टेक्निकल कॉलेजें नहीं है यहाँ, न तो कोई पॉलिटेक्निक है, न तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न तो कोई व्यवस्था नहीं है। अब रहा सवाल कि हमारे यहाँ जो देवरिया के 2 विधानसभा हैं, रुद्रपुर और बरहज, गोरखपुर के 3 विधानसभा हैं, तो गोरखपुर के सांसद लोग चुन लिए जाते हैं, हम लोग इससे भी अछूते हो जाते हैं। तो देवरिया के दो विधानसभा में तो समझिए कि हर जगह जाएंगे तो आपको कमी से कमी मिलेगा, कमी मिलेगा। सरकार के मुद्दे लगातार इन्होंने बताया शौचालय को लेके। शौचालय सरकार की सबसे अच्छी योजना है और हर घर में जो शौचालय बन रहे हैं अच्छे बनने चाहिए और क्वालिटी बनने चाहिए, जिससे आज के युग में जो बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, उससे निजात पाया जा सकता है। लेकिन सरकार के कुछ कर्मचारियों के वजह से आज ये योजना फेल होते हुए नजर आ रही है। आइए हम आगे बात करते हैं, इनका क्या राय है विकास को लेकर और आगे किस तरह अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। मैं उदयराज चौरसिया एडवोकेट जी, यहाँ विधि व्यवसाय करता हूँ। और आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम आपके चैनल और आपको 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। और स्थानीय मुद्दे पर जो बात हो रही है जी, तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों के क्षेत्र के जो सांसद हैं वह मोदी लहर में जीत गए और बरहज विधानसभा के विकास पर बिल्कुल 1 पैसा भी ध्यान नहीं दिए। माननीय अखिलेश यादव जी के समय में मोहन सेतु या बरहज विधानसभा के लिए स्वर्णिम योजना थी, जिसके बन जाने से BHU जाने के लिए, बंधुबन जाने के लिए और अपने तहसील के उस पार परसियाँ देवार जाने के लिए वह एक सुचारू व्यवस्था थी, जिसको इन्होंने न तो सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था किया, न उसके लिए धन मुक्त करा पाए। और ये बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके द्वारा बरहज विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, देश स्तर पर आइए, आदरणीय मोदी जी बहुत जोर शोर से यह घोषणा करते हुए आए कि कांग्रेस के समय के जितने भ्रष्टाचार थे सबका मैं खुलासा करूंगा और विदेशों में काला धन वापस लाऊंगा 100 दिनों के अंदर। उसमें यह एक घोषणा हुआ था कि 15 दिनों सभी लोगों के खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे। वह एक विश्लेषण था कि विदेशों में जितने काला धन है अगर जो वापस आ जाएंगे सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। मैं मानता हूँ क्यों ना आए, लेकिन क्या 100 दिनों के अंदर नहीं, 4.5 साल के अंदर विदेश के काला धन पे कोई कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी चाहे भाजपा सरकार ये बताएगी कि नोटबंदी से देश को क्या फायदे हुए, लेकिन हम ये बताएंगे कि उस नोटबंदी से हम अपने पैसे के लिए कई दिनों तक लाइनों में लगे रहे, बैंक में कितने लोग मर गए, उनकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और यह स्थानीय स्तर पर चाहे जितना भी ये लोग प्रचारित कर लें, यह सरकार विफल है। कुंभ में रुपया बहाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है कुंभ में। वही पैसा अगर जो ODF के लिए वास्तव में 12,000 में कौन सा शौचालय बन जाएगा? आपके घर 12,000 में एक दीवार नहीं खड़ी हो पाएगी, तो 12,000 रुपया बहुत कम है। अगर जो ODF मुक्त गांव बनाना है तो शौचालय के लिए कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। और जो संसद में जो लोग बैठे हैं इस समय हर कंपनियां 300 में 400 में अनलिमिटेड कॉल देती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए 15,000 रुपये टेलीफोन के लिए कहाँ ये लोग बात करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं? इन लोगों के लिए टोल फ्री है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। यह देवरिया जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र था, सूखा के लिए कुछ नहीं किया गया। इन सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल घोषणाएं की जा रही हैं। पशुओं के द्वारा किसानों को छत पहुँचाई जा रही है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। किसानों के यहाँ यूरिया के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। यह बहुत क्षोभ वाली बात है। यह सरकार स्थानीय मुद्दों पर या धरातल पर विकास नहीं दिख रहा है। जिस तरह से अभी बात हुआ कि जिस तरह धरातल पे विकास चाहिए वो विकास दिख नहीं रहा है। वाकई इस सरकार को
या आने वाली सरकार को किस तरह की योजना के लेके आना चाहिए या लोगों को जो सही समय से और सुचारू रूप से दिया जा सके। विकास तो हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। जब भी सरकार बनेगी, सरकार चढ़ेगी, सरकार उतरेगी, लेकिन विकास के काम वैसे के वैसे चलते रहेंगे। बात करते हैं इसी क्रम में हम भाई साहब से। क्या नाम है आपका? चंद्रभान चौरसिया। आपके क्षेत्र में जो विकास है, विकास के मुद्दों को लेकर लगातार हर बार सरकार से बातें होती रहती है, लेकिन विकास के काम भी आज तक पूरे नहीं हुए। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकारें विकास के लिए बनती हैं, लेकिन अफसोस है इस सरकार, मोदी जी की सरकार जो 4.5 साल पहले आई, वो विकास के नाम पर नहीं आई। वो 15 लाख रुपए के नाम पर आई, वो 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर आई, वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर आई, वो राम मंदिर के नाम पर वो सरकार आई। मोदी जी की सरकार आई, विकास के नाम पर इस सरकार को लोगों ने नहीं चुना। इन मुद्दों पर इस सरकार को लोगों ने चुना, लेकिन इन सारे मुद्दों पर ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार विफल हुई है, बुरी तरह विफल हुई है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी सरकार अगर वो धरातल पर काम करती है, जनता के लिए लड़ती है, तो निश्चित रूप से सरकारों का काम धर्म में लोगों का उलझाने का काम नहीं होता है। सरकारें जनता की बातों का, उनकी कल्याण के लिए काम करती है। जन कल्याणकारी नीति के तहत सरकार जो है जनता के लिए काम करती है, न कि जनता के लिए मंदिर बनाती है, जनता के लिए मस्जिद बनाती है। ये सरकार का काम है, ये आस्था का काम है। हम मंदिर बनाएंगे, हम अपने लिए मस्जिद बनाएंगे। ये सरकार का काम मंदिर और मस्जिद बनाना नहीं है। लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों की मूर्खता का लाभ उठा करके, लोगों को धर्म और भावनाओं में भड़का करके वोट लेने के बाद उस मंदिर को भी नहीं बनाया, राम मंदिर को भी नहीं बनाया। क्योंकि ये कहते थे कि अटल जी की सरकार 13 दलों की सरकार है, अगर मैं मंदिर बनाता हूँ तो हमारी सरकारें गिर जाएगी। आप कहते थे कि जो है हमें फुल बहुमत दो, मैं मंदिर बनवा दूंगा। आपको हमने फुल बहुमत दिया, मंदिर भी नहीं बना। इतनी बड़ी झूठी सरकार, जुमले की सरकार, धरातल पे कुछ नहीं। ऐसी सरकार से हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कहीं कोई विकास नहीं है, केवल लोगों को झूठी और जुमलेबाजी में फंसाया गया है। और सारे लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। आने वाले 2019 में मोदी जी का सफाया होने वाला है। अभी 2019 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2019 में आने वाली सरकार बदलेगी, जनता का रुख क्या होगा, राजनीति का क्या रुख होगा, अब किस तरह लोग आगे का विकास चाहते हैं और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये तो सोचने का सवाल है। आगे बात करते हैं। आइए, यहाँ एक और यहाँ एक जनता के सेवक जो बोलते हैं, वो समाज सेवी, उनसे बात करते हैं। क्या है, क्या चाहते हैं अपने? पहला तो मैं यही चाहता हूँ कि ये 5 वर्षों से 4.5 वर्षों से जो सरकार है, ये आज़ादी के बाद से आज तक ये सबसे पहली भ्रष्टाचार सरकार है। इतनी भ्रष्टाचार सरकार तो कोई थी ही नहीं। उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि दूसरी बार ये कमलेश पासवान यहाँ भाजपा के बांसगांव के सांसद, आप जा करके पता कर लीजिए कि सांसद निधि से यहाँ करुणा के पास एक बाबा गरीब दास विद्यालय है, टेकुआ में एक विद्यालय है, यहाँ मदनपुर में से बी शंकर कौशिक ने लगातार अपने बयानों में जिस तरह से बात कही है सरकार को लेके, जो विकास की योजनाओं को उन्होंने बताया है, सरकार अगर इस मुद्दे पे सही समय से अगर ध्यान नहीं देती है तो तमाम तरह के सवाल उन पे लगातार उठते रहेंगे। और समय आने पे अगर उनका जवाब विपक्ष का वो नहीं दे पाते हैं तो निश्चित इनके बताए अनुसार सरकार की हर तरह से निंदा होने वाली। योजनाओं और तमाम उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव बनती है और हर बार सरकार चढ़ती है और उतरती है, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं बने रहते हैं। अब मुद्दे की शुरुआत से ही राजनीति की शुरुआत होती रहती है। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ की टीम आज बरहज तहसील में पहुंची है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बी न्यूज़ को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें। आपके साथ अजरेश कुमार, नमस्कार।